आप सभी को नमस्कार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय संगठक महाविद्यालय शिक्षक संघ प्रयागराज के तत्वाधान में आयोजित इस द्विदिवसीय कार्यक्रम में मुझे उपस्थित होने का अवसर दिया गया है। इसके लिए आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस कार्यक्रम की आयोजन समिति के सभी पदाधिकारियों और विशेषकर डॉक्टर सुरेंद्र पाल सिंह और डॉक्टर उमेश प्रताप सिंह के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस मंच पर आकर और अपने विचारों को साझा करने का अवसर प्रदान किया है। ये मुझे शुभ अवसर मिला है कि इस मंच पे मुझे प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी, प्रोफेसर रामसेवक दुबे जी, प्रोफेसर रमाशंकर दुबे जी, भागवती जी को सुनने का अवसर मिला है। कल से जब से इस कार्यक्रम का आरंभ हुआ है, तब से जो भी विद्वज्जन हमारे बीच में आए हैं और अपने विचार रखे हैं, प्रत्येक सत्र के बाद, प्रत्येक प्रस्तुति के बाद हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में समझ और स्पष्ट हुई है। बहुत सारी आशंकाएं या बहुत सारे भ्रम दूर हुए हैं। इस लिहाज से एक ऐसा सार्थक यथार्थपरक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संबंधित सभी आयोजकों के प्रति मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जब डॉक्टर उमेश प्रताप जी का मेरे पास में संदेश आया कि आपको इस कार्यक्रम में सहभागी होना है, तो मुझे अच्छा लगा कि जहाँ पे हायर एजुकेशन सिस्टम से ढेर सारे विद्वानों को सुनने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ मुझे स्कूल एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी कुछ विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। इस पृष्ठभूमि के साथ मैं अपनी प्रस्तुति के साथ, जो कि हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म से संबंधित है और जो हमारा शैक्षणिक परिदृश्य है उसको पुनर्निर्धारित कैसे करें, इस बारे में मैं एक प्रेजेंटेशन के साथ में आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। अगर आप देखें, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें जो स्ट्रक्चर नया दिया गया है उसमें एक परिवर्तन है। पूर्व वक्ताओं ने इसके ऊपर प्रकाश डाला है, इसलिए मैं ज्यादा समय ना लेते हुए बस मैं स्पष्ट करता हुआ आगे बढ़ता हूं। जो नया पेडागोजिकल और करिकुलर स्ट्रक्चर है, पहले हम 10+2 स्ट्रक्चर से वाकिफ थे, जिसका हम इस्तेमाल कर रहे थे। अब इस शिक्षा नीति में 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर हमारे बीच में आया है। जो हम 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर देखते हैं, इसको अगर देखें, जो पहला 5 का जो अंक है, वास्तव में उसे दो हिस्सों में समझ विकसित करने के लिहाज से विभक्त किया जा सकता है। पहला जो 3 साल का है, जो 3 साल से 6 साल की उम्र के बच्चों के लिए है, यह वास्तव में फाउंडेशनल स्टेज है और इसमें आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका का जिक्र किया गया है। इसके बाद में जब क्लास 1 और 2, जो कि ये फाउंडेशनल स्टेज के ही हिस्से हैं, 2 साल का हिस्सा रखा गया है। कक्षा 3 से लेके 5 का समय, इसके बाद में फिर अगर आप देखें 11 से लेके 14 साल के लिए क्लास 6 to 8 के लिए, और फिर कक्षा 9 से 12 के लिए 14 से 18 वर्ष। रामशंकर सर, अपने प्रेजेंटेशन को दोबारा प्रेजेंट करिए, किसी ने प्रेजेंट किया था इसलिए हट गया। ओके। क्या आप प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं? क्या प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं अभी आप? जी आ गया, आ गया। जी जी जी। यहाँ पर मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि ये आवश्यकता क्यों पड़ी। ये जो हम कक्षा 1 से पहले 3 वर्षों का जो जिक्र है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने इस बारे में विस्तार में चर्चा की है, मैं ज्यादा इस विषय में चर्चा ना करते हुए सिर्फ आपसे इतना साझा करूंगा कि जब कक्षा 1 में बच्चा जाता है, तो उससे पहले जो घर के ऊपर उसे अनौपचारिक रूप से शिक्षा मिलती है, और खासतौर से वो बच्चे जो कि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए स्थानों से आते हैं, कक्षा 1 में उनमें फर्क दिखाई देता है। अगर आप देखें,
अगर चाइल्ड डेवलपमेंट के लिहाज से देखें तो जो मिडिल चाइल्डहुड का टाइम है, वो जो उम्र है, वो हमारे फाउंडेशनल स्टेज, जिसे मैंने F1 के नाम से सुविधा के लिहाज से लिखा है, वहां पर दो हिस्सों में उसके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, इनिशिएटिव और गिल्ट का। ये वो समय है जब बच्चा ढेर सारे इनिशिएटिव्स लेना चाहता है, नई नई चीजें करना चाहता है, दिमाग में नए नए विचार आते हैं, तो उनको वो सामने रखना चाहता है। अगर उनको सकारात्मक दिशा मिलती है, उसे सही डायरेक्शन मिल जाता है, तो वो आगे सफल जीवन के लिए आधार का कार्य करता है। अगर वहां पर उसे किसी अवरोध का सामना करना पड़ता है, तो गिल्ट, एक अपराध बोध विकसित होता है, और अपराध बोध जैसे ही विकसित होता है, आगे सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। जिसे मैंने F2 लिखा है, फाउंडेशनल 2, ये 2 साल का है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लेट चाइल्डहुड का पीरियड है, जो कि 12 साल की उम्र तक तकरीबन जाता है। यहाँ पे इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी की मैंने बात की है। बच्चा इस समय ढेर सारे प्रयास करता है, कोशिशें करना है, नए नए उद्यम करना चाहता है। अगर उस समय उसे सकारात्मक रूप से मौका मिलता है अपनी बात को कहने का, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का, कार्य करने का, तो स्किल्स एक्वायर करता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, सोपानों को चढ़ने के लिए आवश्यक योग्यता अर्जित करता है। अगर किन्हीं कारणवश यहाँ पे बाधा आती है, तो इंफीरियरिटी, एहसास कमतरी विकसित कर लेता है। अगर आप देखें ये गिल्ट और इंफीरियरिटी कहीं ना कहीं अगर शुरुआत में फाउंडेशनल स्टेज में बच्चे के सामने आ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि बाकी जीवन में बहुत मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ सकता है। अपवाद हो सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसा होता है। तो जो नई हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसने विशेष तौर से इस तथ्य को संज्ञान में लाते हुए ये प्रावधान किया है। ये स्वागत योग्य है, और मुझे लगता है कि ये बहुत लंबे समय से वांछित था कि इसके ऊपर भी कार्य हो, नीति बने, और आगे आने वाले समय में बच्चों के लिए उन कक्षाओं को सुगम बनाया जाए जिनमें पहले ही दिन से उनको दिक्कत पेश आती थी। वो बच्चे जिनके माता पिता शिक्षित नहीं है, वो बच्चे जो सामाजिक और पिछड़े क्षेत्रों से आते हैं, वो बच्चे जिनके पास में उतने संसाधन नहीं है बनिस्बत वो बच्चे जिनके माता पिता पढ़े लिखे हैं, ऐसे क्षेत्र से आते हैं जो नगरीय जीवन और ढेर सारी संचार सामग्रियों के साथ में एक्सपोजर लेके आते हैं। जब कक्षा 1 में सीधे आते थे, तो पहले दिन से उनमें अंतर होता था। वो बच्चा जो कि सीधे पिछड़े या कम पढ़े लिखे माँ बाप के बीच से आता था, और ज्यादा सुविधा संपन्न वर्ग के बीच के बच्चे आते थे, उनमें पहले दिन से दूरी पैदा होती थी। मुझे लगता है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक अवसर दिया है हमारे लिए कि उन सभी बच्चों को तैयारी के लिहाज से एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, ताकि आगे की जो जिंदगी है वो एक साथ और बेहतर ढंग से गुजार सके। इसमें ये नीति मुझे सफल प्रतीत होती है। अगर हम देखें इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, इस पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, वो एक शब्द है ECCE, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जो हमारी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के ऊपर जो जोर इस शिक्षा नीति ने दिया है, वो शायद पहले कभी इतना देखने को हमें नहीं मिला है। कहीं ना कहीं ये फाउंडेशन ऑफ लर्निंग है, ये सीखने का आधार है। मैं कुछ बिंदुओं के साथ आपके बीच में आता हूँ, क्योंकि अभी प्रोफेसर नीलिमा मैडम को हमने सुना है, उन्होंने तकरीबन इन सारे विषयों को विस्तार में हमारे बीच में साझा कर लिया है, तो मैं बस स्पर्श करता हुआ आगे बढ़ता हूँ। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, हम क्यों ECCE की बात करते हैं, क्यों हम इसे फाउंडेशन ऑफ लर्निंग कह रहे हैं, क्यों इतनी जरूरत पड़ी? सीधे सीधा सा मतलब है कि 85% के आसपास बच्चे के मस्तिष्क का विकास 6 साल की उम्र तक पूरा हो जाता है। 6 साल का मतलब है कि जब हम कक्षा 1 में ग्रेड 1 में एडमिशन लेते थे, उस समय तक बच्चे के मस्तिष्क के विकास से संबंधित ढेर सारी गतिविधियां संपन्न हो चुकी थी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जो 3 वर्ष का पहले का समय रखा है, वास्तव में तैयारी के लिए रखा, ताकि बच्चा जब क्लास 1 में आए तो बेहतर तैयार होके आए। फिर होगा क्या, ECC को हम कैसे लाएंगे, क्या करेंगे, वहां कंपोजिशन क्या होगा? वास्तव में वहां पे एक लचीला, बहुआयामी, बहुस्तरीय, खेल पर आधारित, गतिविधियों पर आधारित, खोज पर आधारित सीखने पे जोर दिया जाएगा। यहाँ पे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भले ही ये फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट हो, लेकिन इसका कोई करिकुलम नहीं होगा। जब प्रोग्राम ऑफ एक्शन आएगा, जब NCF आएगा, और विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन ये पूरी तरीके से तैयारी की तैयारी है, तैयार हो करना कक्षा 1 के लिए।
इसके लिए जो विस्तार में फ्रेमवर्क, जो इसके ढांचा, जो शैक्षणिक ढांचे की जरूरत है, एनसीईआरटी को दायित्व सौंपा गया है कि एक नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क बनाए जो कि हमारे अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन को देखे। इसका लक्ष्य है कि गुणवत्ता परक शिक्षा बच्चों को प्रदान की जा सके और सभी बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जा सके। अगर आप देखें कि भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, विभिन्न और एजेंसी लगातार कोशिश कर रही है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। इस अनुक्रम में इस कार्य को पूर्ण करने के लिए, ईसीसी को ताकत देने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ किया जाएगा। वहां पर जितनी भी संरचनात्मक खेल से संबंधित उपकरण और खास तौर से प्रशिक्षित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। इसकी जरूरत क्यों, आवश्यकता क्यों महसूस हुई? वास्तव में अगर हम देखते हैं कि जब फाउंडेशनल स्टेज पे बच्चा तैयार होकर ठीक से जाता है तो जो हमारी कक्षा 1 में उसकी परफॉर्मेंस है वो बेहतर होती है, इसलिए इस पे जोर दिया गया है। लेकिन इन सारी गतिविधियों में हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, हमारे पास में अवसंरचना होगी, हमारे पास खेल के उपकरण होंगे, हमारे पास में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगे, लेकिन असली जो केंद्र है वो है शिक्षक, वो है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री। वो कैसे कार्य करेंगे, इसके लिए इस शिक्षा नीति में विस्तार में चर्चा की गई है कि अगर 10+2 है तो हम सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके एक बड़ा अभियान चला करके हम उनको प्रशिक्षित करेंगे, हम उनको तैयार करेंगे जिससे कि इस उम्र के बच्चों की देखभाल सुचारू रूप से की जा सके। इसी बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि इस कार्य को, इस पुनीत कार्य को संपन्न करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है। जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है उसके साथ साथ एवं जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने एक दूसरे के साथ में हाथ से हाथ मिलाकर कार्य करने का निर्णय लिया है। हमें आशा है कि नई शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, वो अपने उद्देश्यों को पाने में सफल रहेगी। अगर शिक्षा नीति को देखें तो एक बिंदु और प्रमुखता के साथ उल्लेखित किया गया है, वो है कि बुनियादी साक्षरता और अंकों का ज्ञान। ये कहते हुए हमें कोई हिचक नहीं है कि जो ताजा रिपोर्ट्स हैं और सर्वे हैं और विभिन्न एजेंसियों ने जो आंकड़े हमारे साथ साझा किए हैं पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक रूप से, वो हमारे लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। वो बताते हैं कि करीब करीब 5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बुनियादी रूप से पढ़ने का और अंकों का ज्ञान नहीं है। इसलिए इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी की बात की गई है और इसमें खास तौर से जो सिफारिश की गई है वो है प्यूपिल टीचर रेशियो, पीटीआर की। जो छात्र और अध्यापक के अनुपात की बात की गई है वो 30 और 1 की गई है। 30 विद्यार्थियों के ऊपर 1 शिक्षक, और इसके लिए एक रोड मैप भी उसमें उपलब्ध कराया गया है कि हम किस तरीके से हम पूरा करेंगे। और खासतौर से जहां पर पिछड़े और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों की अधिकता है या ऐसे सामाजिक और आर्थिक या पिछड़े साथ साथ रिमोट एरियाज हैं, वहां पर इस अनुपात को 25 और 1 रखने का प्रस्ताव है। ये कहीं ना कहीं बेहद बेहद महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए ढेर सारे संसाधन, बहुत सारे प्रयासों की आवश्यकता होगी, लेकिन उसके बारे में विस्तार से चर्चा है और मुझे लगता है जब एनसीएफ आएगा, प्रोग्राम ऑफ एक्शन आएगा और इस पे चर्चा होगी, विमर्श होगा, तो इसके ऊपर चलना, इन लक्ष्यों को प्राप्त करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब मैं आपके बीच में दूसरा बिंदु रखता हूं ड्रॉप आउट रेट्स के बारे में, ऐसे विद्यार्थियों के बारे में जो किन्हीं कारणों से अपनी कक्षाओं में आगे अध्ययन जारी नहीं रख पाते। मैं कुछ आंकड़ों के साथ में, जो कि मैंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दस्तावेज से लिए हैं, आपके बीच साझा कर रहा हूं। अगर आप देखें जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है ग्रेड 6 to 8 के लिए, ये कहीं ना कहीं एक अच्छी तस्वीर हमारे बीच में कि तकरीबन 90.9% बच्चों को टीआर में हमें देखने का अवसर मिल रहा है। ये बड़ी संख्या है, लेकिन अगर फिर आप 9 और 10 ग्रेड को देखें तो एक गिरावट है। वहां पर ये संख्या सिर्फ 79.3% रह जाती है।
लेकिन अगर हम 11 और 12 ग्रेड्स की ओर बढ़ते हैं, ये खतरनाक रूप से 56.5 रह जाती है। तो यहाँ पे 2-3 निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं कि आरंभिक तौर से जो नामांकन विद्यार्थियों का है, कहीं ना कहीं प्रयासों के चलते, अवेयरनेस के चलते, लोगों की रुचि के चलते बहुत बहुत बढ़ के करीब करीब 91% के आसपास है। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा अपनी यात्रा आरंभ करती है और अलग अलग सोपानों में पहुंचती है, वैसे वैसे गिरावट आती जाती है और ये हमारे लिए बहुत चिंतनीय विषय है। विगत वर्षों में ढेर सारे प्रयास हुए हैं, इस दर को बहुत ऊपर तक ले आने में हम कहीं एक हद तक सफल भी हुए हैं, लेकिन अभी बड़ा कार्य होना बाकी है, अभी बड़ा लक्ष्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। अगर हम एनएसएसओ के 75वें हाउस होल्ड सर्वे जो 2017-18 का है उसका जिक्र करें, तो संख्या बड़ी, सिर्फ प्रतिशत में ना देखें, अगर संख्या में देखें, वो संख्या ऐसे विद्यार्थियों की जो स्कूल के बाहर है वो 3 करोड़ से ज्यादा है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसा संकल्प व्यक्त किया गया है कि वर्ष 2030 यानी एक दशक में ये संख्या, ये जीईआर, ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हम 100% तक ले आएंगे। इसके लिए ढेर सारे उपायों की इसमें चर्चा की गई है। कोई भी नीति अच्छी होती है अगर उसमें विशद कल्पना है, परिकल्पना है, लेकिन जमीन पे उतारने के लिए ढेर सारे प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें हम सबको अपनी अपनी भूमिकाओं का सम्यक निर्वहन करना है। लेकिन अगर हम डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं और हम दृढ़ संकल्पित होकर के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जुटते हैं, तो संसाधन हमें आवश्यक जरूर है, लेकिन वो एक सीमा तक ही उनकी जरूरत है। हमारा संकल्प, हमारी जिजीविषा, लक्ष्य पाने के प्रति हमारा समर्पण और जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनको स्पर्श करने की उत्कंठा हमें वहां तक पहुंचा सकती है, जैसी कल्पना इस शिक्षा नीति में की गई। इस शिक्षा नीति के बारे में ढेर सारे विशिष्ट तत्व हैं जो कि आपके बीच में पहले ही चर्चा किए जा चुके हैं, लेकिन मैं उनको एक एक करके बहुत ही संक्षेप में आपके बीच रख रहा हूँ। तो खास चीजें हैं और मैं यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ उन तत्वों की, तो सिर्फ स्कूल एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए मैं चर्चा कर रहा हूँ। पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वो है करिकुलम को लेकर, पाठचर्या के बारे में। कोशिश की जाएगी कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में करिकुलम को रिड्यूस किया जाए और जोर दिया जाए क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर, इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, एनालिसिस बेस्ड लर्निंग के ऊपर। इसके लिए ढेर सारा काम किया जाना है। इसमें ढेर सारे अध्यापकों का, स्टेक होल्डर्स का कंट्रीब्यूशन जरूरत है, जो कि टाइम बाउंड मैनर में अपना योगदान दे सकें। ये शब्द छोटा है लेकिन कार्य बहुत बड़ा है, चुनौती भी बड़ी है, लेकिन अगर हम दृढ़ संकल्पित होकर इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई बाधा इसे रोक सकती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में, कि हमारे शिक्षण का माध्यम क्या। बहुत खूबसूरत मुझे लगता है कि विचार भी और संकल्प भी है कि जहां तक संभव हो ग्रेड 5 तक कोशिश करें, 8वें तक या इससे आगे तक जो हमारे शिक्षण का माध्यम हो वो हमारी मातृभाषा हो। मुझे लगता है विद्यार्थी जीवन से लेकर और आज तक शायद एक ऐसा विषय है जिसको लेकर के हमारे मन में उद्वेलन रहा है। हम लोगों ने इसके लिए लगातार कार्य किया, लोगों के बीच गए और कोशिश की कि इस बात को हम अमली जामा पहना सकें। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हमें ऐसा अवसर प्रदान किया है, इसने हमें एक अवसर का द्वार खोला है। यहाँ पर मैं ये उल्लेखित करना समीचीन समझता हूँ कि चूंकि मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा और अपने जितने भी हमारे साथी हैं उनके साथ मिल करके इसे उस स्तर तक ले जाना जैसा कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अभीष्ट है, अपेक्षित है। हम कोशिश करेंगे हम उस स्तर तक इसे पहुंचा सकें। जब बोर्ड का जिक्र होता है तो बोर्ड परीक्षाओं का जिक्र ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता है। प्रत्येक घर में बच्चे हैं और बच्चे हैं तो परीक्षाएं हैं, परीक्षाएं हैं तो बोर्ड है और बोर्ड है तो चर्चा है। और ऐसी कोई शिक्षा नीति नहीं जिसमें बोर्ड परीक्षाओं के बारे में जिक्र ना हो। मैं संक्षेप में इसकी चर्चा जरूर कर रहा हूँ, लेकिन इसके ढेर सारे मुझे लगता है कि जुड़े हुए बिंदु हैं जो कि आगे आने वाले समय में स्पष्ट होंगे। जो अभी ग्रेड 10 और 12 के लिए परीक्षाएं हैं वो जारी रहेंगी, लेकिन स्कूलों के बारे में, परीक्षाओं के बारे में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो सिफारिश की है वो मुझे लगता है वो बहुत विकास परक है, प्रोग्रेसिव है और भविष्य को देखने वाली है। रटंत्र पद्धति है उसको डिस्करेज करने की कोशिश की गई है। ये कोशिश की गई है कि व्यक्ति सीख सके और जीवन में जो आवश्यक है उसे उतार सके, उसका उपयोग कर सके।
और विद्यार्थियों के तो परीक्षा का कैसे कम किया जाए, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर ढेर सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। हम लोगों ने ढेर सारी सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और विचार विमर्श किया है और समय समय पे बहुत उपयोगी सुझाव भी आए हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में इनकॉर्पोरेट होकर आपके बीच तक पहुंचे हैं। लेकिन इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक और अवसर दिया है, एक लक्ष्य दिया है, एक हमारे सामने चुनौती भी रखी है कि हमारी परीक्षाएं कैसे मुक्त हो, विद्यार्थियों का वो मापन करें जिनके लिए वास्तव में मापन होना चाहिए, और विद्यार्थियों को जो बुनियादी कौशल है कैसे प्रदान किए जाए। और परीक्षा एक साधन है, साध्य नहीं, इस बात की तस्दीक करने के लिए शिक्षा नीति ने ढेर सारे उपाय सुझाए हैं। आगे आने वाले समय में मुझे लगता है बोर्ड परीक्षाओं के बारे में ढेरों सुधार हमें देखने को मिल सकते हैं। स्कूल एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में एक शब्द और इस्तेमाल किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, वो है परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। एक नेशनल असेसमेंट सेंटर को स्थापित करने का विचार रखा गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, और इससे अपेक्षा की गई है कि देश में जितने भी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड हैं, सीबीएसई सहित, सबके बीच में समन्वय का कार्य करेगा और असेसमेंट के बारे में रिसर्च करना, लोगों से अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करना और विद्यार्थियों को जीवन को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, स्कूल से जुड़े जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके जीवन में कैसे बदलाव सकारात्मक लाया जा सकता है, इस दिशा में ये तंत्र जरूर कार्य करेगा। मुझे लगता है कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं, जो ये तरीके बताए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, वो बहुप्रतीक्षित थे और अभीष्ट को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होंगी। कोई भी शिक्षा नीति मुझे लगता है कि जमीन पे तब तक नहीं उतर सकती जब तक कि उसे समय सीमा में ना बांधा जाए। इस लिहाज से देखें तो वास्तव में एक समय सीमा, एक रेखा वो क्या होगी जिसमें क्या और कब होगा। मैंने यहाँ पे स्कूल एजुकेशन का ही कॉन्टेक्स्ट लिया है, उसी के संदर्भ में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो इस शिक्षा नीति में उल्लेख किया गया है कि एनसीएफ जो हमारा नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क है, वो 2020 से 21 के बीच में हमारे सम्मुख आ जाएगा। वो हमें दिशा प्रदान करेगा कि कैसे करना है, क्या करना है शिक्षा नीति ने रखा है, लेकिन कैसे होगा ये एनसीएफ बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होने जा रहा है। मैं इसलिए भी महत्वपूर्ण इसे मानता हूँ क्योंकि हायर एजुकेशन सिस्टम में जो बच्चे जाते हैं वो स्कूल एजुकेशन से ही जाते हैं। अगर नींव मजबूत नहीं है, नींव में वो नहीं है जो आप अपेक्षा करते हैं, तो मुझे लगता है ढेर सारे प्रयास शायद वो लक्ष्य ना प्राप्त कर सके जैसी उनसे अपेक्षा की जाती है। तो इस एनसीएफ को 2020 और 21 में आने की संभावना है। अगला हिस्सा है 2020 में एक करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन के लिए बनना है। क्या और कैसे पढ़ेंगे ये भी महत्वपूर्ण है। 2022-23 में इस शिक्षा नीति में उल्लेख किया गया एक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स हमारे बीच आएंगे, क्योंकि एक इसे नोबल प्रोफेशनल मिशन हम कहते हैं, लेकिन इसके अपने स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। वो क्या हो ये 2022 और 23 में उल्लेख करती है नीति 2020। 2025 यानी 5 साल के बाद का समय 2 कारणों से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला, स्किल एजुकेशन को लेकर ये एक पहली शिक्षा नीति है जिसने स्किल एजुकेशन को आपके सामने बहुत इज्जत के साथ में और पूरी तैयारी के साथ में प्रस्तुत किया है। कल जब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ही निदेशक स्किल एजुकेशन और ट्रेनिंग डॉक्टर विश्वजीत साहा जी आपसे चर्चा कर रहे थे, उन्होंने विस्तार में चर्चा की स्किल एजुकेशन को लेकर के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और बाकी एजेंसी क्या करने जा रही हैं। मैं यहाँ पे टाइम लाइन के लिहाज से बताना चाहूंगा, इसके लिए 2025 में ये कोशिश की जा रही है और ये संकल्प व्यक्त किया जा रहा है कि 50% जो हमारे लर्नर्स हैं, उन चाहे वो स्कूल एजुकेशन सिस्टम या हायर एजुकेशन, उनका एक्सपोजर हो जाए स्किल एजुकेशन के बीच में। बड़ी चुनौती, इसके लिए बहुत तैयारियां करनी है हमें अपने सांस्कृतिक स्तर पर भी और लोग आम जनमानस के बीच भी। और कोशिश की जाएगी कि लोग जो बुनियादी साक्षरता और अंकों का ज्ञान है यहाँ तक प्राप्त कर लेंगे, जिसके लिए मैसिव मूव चलने की संभावना है। 2030 यानी से एक दशक के बाद जहां हम आज बैठे हैं, 10 साल बाद हम कहाँ होंगे, उसमें से 2030 में जो मैं ईसीसी की का जिक्र कर रहा था, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में, इसको अचीव करने की बात की है और बहुत संकल्प के साथ कही गई है। अगर आप इसकी भाषा देखें जो यहाँ पे प्रयुक्त हुई है, वो कहा कि नो लेटर देन, मतलब इससे आगे किसी कीमत पे नहीं, अगर कर सकते हो तो पहले। ये बड़ा लक्ष्य है स्कूल एजुकेशन के लिहाज से। इसमें संकल्प व्यक्त किया गया है कि जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, जो जीईआर हमारा है, जो छात्र नामांकन का जो हमारा अंक है, वो 100% होगा। ये कहीं ना कहीं बहुत कमिटमेंट, बहुत तैयारी मांग करता है, लेकिन हमें आशा है, साथ ही साथ विश्वास भी है कि हम इसे प्राप्त कर सकेंगे।
कहीं ना कहीं मैं डॉक्टर उमेश प्रताप सिंह जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि इस फोरम पे आपने सेकेंडरी एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों को आमंत्रित किया है। हमें ये जानने का और सुनने का अवसर मिला है कि हायर एजुकेशन में कौन से बदलाव आ रहे हैं और किस स्तर पे आप सोच रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ये आपके बीच साझा करने का अवसर मिला कि हमारे लक्ष्य क्या है और हम किस रूप में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कन्वर्जेंस अगर है तो कोलेबोरेशन बहुत आसान हो जाता है। मुझे लगता है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ साथ बाकी बोर्ड भी इस दिशा में पूरी तैयारी के साथ में आगे आने वाले हैं। और हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन तो सिर्फ नाम है, शिक्षा तो एक बृहद संकल्पना है जिसके हम सब अपने अपने किरदारों को निभाने वाले व्यक्ति हैं। हम आशा करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो संकल्प व्यक्त किया गया है वो, मुझे लगता है कि जो आकांक्षाएं हैं इस देश की, जो इस देश की जो आवश्यकताएं हैं, उनको पूर्ण कर सकेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।